personal use tips the balance in favor of fair use. जंगल में मंगू और रामू एक दूसरे से बातें करते हुए अपने घर को जा रहे थे। वह दोनों चचेरे भाई थे। मंगू भाई, गांव में मंदी कुछ ज्यादा ही आ गई है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों को रामगढ़ जाके ही कोई व्यापार करना पड़ेगा। अरे रामू भाई, व्यापार तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे व्यापार मुफ्त में होता हो। अरे व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होता है। ऐसा है, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। कौन सा रास्ता मंगू भाई? रामू भाई, क्यों ना हम रामगढ़ के राजा विक्रमदेव से सहायता मांगने जाएं। मैंने सुना है राजा विक्रमदेव गरीबों का बहुत मदद करता है। बिल्कुल सही कहा मंगू भाई। रामू ने इतना कहा ही था, तभी मंगू की नजर जंगल में एक महल पर पड़ी जो कि अब खंडहर में तब्दील हो गया था। उस महल को देखकर रामू मंगू से बोला, भाई आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर महल है किसका। यहाँ से जल्दी जल्दी चलो रामू भाई। कहते हैं कि इस महल के दर्शन जिस किसी को भी हो जाती है तो उसका सारा दिन बेकार हो जाता है। अचानक मंगू के चलते हुए कदम रुक गए। क्या हुआ मंगू भाई? मैं जल्दी जल्दी चलने को कहा मगर तुम तो रुक गए। देखो रामू भाई, हम दोनों ठहरे बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति। गरीब पर हमारे सामने यह पुराना महल है। हालांकि खंडर हो चुका है, परंतु मुझे विश्वास है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जिससे बेचकर हम दोनों कमा सकेंगे। मंगू का बात सुनकर रामू के अंदर के लालच जाग उठा। वैसे तो मैं कभी इस महल के अंदर नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे अंदर भी लालच पैदा हो गया है। चलो अंदर चलते हैं। मंगू और रामू खंडहर हो चुके महल के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उनकी नजर एक सुंदर स्त्री की मूर्ति पर पड़ी। मंगू रामू की ओर देखकर बोला, रामू भाई, यह तो किसी रानी की मूर्ति मालूम पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब महल किसी राजा का नहीं, किसी रानी का है। रामू ने इतना कहा ही था, तभी एक बड़े आकार का चिल उन दोनों को ऊपर उड़ने लगी। अचानक वह उन दोनों के सामने बैठकर उन दोनों को घूरने लगी। उस चिल की लाल आंखें देखकर उन दोनों की दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। रामू कांपते हुए मंगू से बोला, मंगू भाई, इतने बड़े आकार का चिल तो मैंने कभी नहीं देखा। रामू भाई, इसकी आंखें देखो कितने भयावह तरह से लाल हो रहे हैं। तभी वह चिल इंसानी आवाज में उन दोनों के ओर देखकर बोली, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिल के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर वह दोनों पूरी तरह से घबरा गए। हमें जाने दो, हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, वादा करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपना जीवन बहुत ही गरीबी से व्यतीत कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ पर कभी दोपहर का भोजन बनता है, कभी रात का, और तुम्हारे बीबी बच्चे कभी पेट भर भोजन नहीं कर पाते। तुम हमारे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को धनवान बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक मेरा काम करना होगा। कैसा काम? तुम दोनों को राजा विक्रमदेव के सबसे आखिरी पुत्र को इस महल तक लाना होगा। तुम जानती भी हो कि तुम क्या मांग रही हो। हम ये काम कैसे कर सकते हैं? महल में बहुत अधिक पहरा होगा। रामू भाई सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। सोच लो, अगर तुम दोनों मेरा ये काम कर दोगे तो तुम्हें इसी जंगल में
सोने के तालाब का पता बताऊंगी। उस सोने के तालाब में से तुम जितना सोना चाहो निकाल कर अपने घर ले जा सकते हो। उसके बाद तुम हमेशा धनवान की तरह रहोगे। तुम्हारे पास इतना सारा धन होगा, तुम्हारे पास इतना सारा धन होगा कि गरीबी क्या होती है तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी भूल जाएगी। चिल की बात सुनकर रामू और मंगू के मन में लालच जाग उठा। मंगू गहरी सोच में डूबता हुआ उस चिल की ओर देखकर बोला, ठीक है, हमें 2 दिन का समय दो। मैं तुम्हें 2 दिन का समय नहीं बल्कि 1 हफ्ते भर का समय देती हूँ। अगले हफ्ते तुम राजकुमार को यहाँ ले आना। अब तुम दोनों जा सकते हो। रामू और मंगू उस खंडहर महल से बाहर निकल आए और सीधे अपने घर पर आ गए। उन दोनों का परिवार एक ही घर में रहता था। मंगू रामू की ओर देखकर बोला, रामू भाई, मुझे तो नींद आ रही है, हम सुबह इस बारे में चर्चा करेंगे। इतना बोलकर मंगू अपने कमरे में सोने चला गया, मगर रामू के दिमाग में अभी वो घटना चल रही थी। रामू को घबराया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी कलावती उससे बोली, क्या बात है जी, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही है और आप इतने घबराए क्यों हैं? रामू अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, तुम ही बताओ आरती, हमें क्या करना चाहिए? उस महल की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कहीं तुम वास्तव में राजा विक्रमदेव के सबसे छोटे पुत्र राजकुमार आदित्य का अपहरण करने का तो नहीं सोच रहे हो? सच बताओ कलावती, मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। आखिर हम कब तक गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? कब तक हमें भूखे पेट सोते रहना होगा? क्या तुम इसके लिए राजकुमार आदित्य का अपहरण करोगे? पता नहीं वो रहस्यमय चिल राजकुमार के साथ क्या करेगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने से पहले एक बार अपनी 15 वर्षीय पुत्री अमृता को देख लो। कुछ समय बाद हमें उसकी हाथ भी पीले करने हैं, और हाथ पीले करने के लिए हम धन कहाँ से लाएंगे? अरे हमारे पास भोजन तक के लिए धन नहीं है। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी चुप हो गई। सच तो यह था कि रामू की पत्नी के अंदर भी लालच जाग उठा था। अगले दिन रामू मंगू की पत्नी राधा से बोला, क्या कल रात मंगू ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, बताया ना, और मैं झट से हाँ कर दी। मुझे लगता है कि आज से ही तुम दोनों को राजकुमार आदित्य का अपहरण करने का योजना प्रारंभ कर देना चाहिए। कुछ देर बाद रामू और मंगू घर से बाहर निकल आए। रामू मंगू से बोला, मंगू भाई, हम दोनों की पत्नियां बड़ी आसानी से तैयार हो गई, लेकिन हम दोनों राजकुमार आदित्य का अपहरण करेंगे कैसे? चिंता मत करो रामू भाई, मेरी पत्नी बता रही थी, राजा कृष्णदेव का सबसे छोटा पुत्र राजकुमार आदित्य सिर्फ 5 वर्ष का है। राजकुमार आदित्य को एक दासी दोपहर के समय जंगल के बाहर बगीचे में घुमाने के लिए ले जाती है। हमें सिर्फ चुपके से नजर बचाकर 5 वर्षीय राजकुमार को उठा लेना है। रामू और मंगू बातें करते करते रामगढ़ में प्रवेश कर गए और बड़ी चालाकी से महल के बगीचे में घुस गए। तभी उन दोनों ने देखा एक दासी राजकुमार को बगीचे में छोड़कर दूसरे दासी से बात कर रही है। तभी उन दोनों ने बड़े ही चालाकी से राजकुमार आदित्य को उठा लिया। राजकुमार को लेकर सीधे जंगल की ओर आ गए, जहां वहां पर खंडर महल बना हुआ था। दोनों राजकुमार आदित्य को लेकर जैसे ही उसे महल के अंदर घुसे, तभी वह चिल उड़ते हुए उन दोनों के सामने बैठ गया।
मुझे विश्वास था कि तुम दोनों यह काम कर सकते हो। हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमारा काम कर दो। हाँ, तुम हमें उस सोने के तालाब का पता बताओ। मंगू ने इतने कहा ही था, तभी उस चिल ने अपने मुंह से एक हीरा निकल दिया। वह हीरा पूरी तरह से जगमगा रहा था। चिल उन दोनों की तरफ देखकर बोली, इस हीरे को उठा लो। रात के समय यह हीरा अपने जगमगाती हुई किरणों से तुम दोनों को उस जादुई तालाब का दिशा बताएगा। अब तुम जा सकते हो। मंगू और रामू हीरे को लेकर खुश होते हुए महल से बाहर निकल गए। अंधेरा छा चुका था। दोनों कुछ ही दूर चले थे, तभी उसे हीरे में चमकना शुरू कर दिया। वह दोनों हीरे के चमकने की दिशा की ओर चलने लगे। कुछ घंटे बाद में एक सुंदर सोने की तलब के समीप अपने आप को पाया। सोने के तालाब में सोने के सिक्के से लेकर सोने के बर्तन तक तैर रहे थे। सोने के तालाब को देखकर रामू मुस्कुराते हुए मंगू से बोला, अरे मंगू भैया, हम तो धनवान हो गए। सही कह रहे हो रामू भैया, इतना सोना तो हमने सपने में भी नहीं देखा। अब देर मत करो, जितनी जल्दी जितना सोना उठाना चाहते हो उठा लो। रामू और मंगू ढेर सारा सोना उठाकर सीधे अपने घर को ओर ले गए। इतना सारा सोना देखकर उन दोनों पत्नियों की आंखें चौंक गई। हमारे गरीबी के दिन अब दूर हो गए। सही कह रही हो। अब मैं अपनी बेटी अमृता का विवाह बहुत ही धूमधाम से करूंगी। कलावती ने इतना कहा ही था, तभी रंग बिरंगे किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री वहां पर प्रकट हो गई। उस सुंदर स्त्री को देखकर रामू और जग्गू पूरी तरह से चौंक पड़े। रामू कांपता हुआ मंगू के ओर देखकर बोला, यह तो वही सुंदर स्त्री है जिसकी मूर्ति हमने उस पुराने महल में देखे थे। सही कह रहे हो रामू भैया। तभी वह सुंदर स्त्री अजीब से अंदाज में बोली, तुम दोनों मूर्ख हो। सोने के लालच में तुमने अपने राजा से ही गद्दारी कर दी और उसके पुत्र को मेरे पास ले आए। मुझे पुनर्जीवित होने के लिए और इंसानी शरीर पाने के लिए दो लालची औरतें, ढेर सारा सोना और राजा के सबसे छोटे पुत्र की आवश्यकता थी, जो कि तुम दोनों ने बड़ी आसानी से पूरी कर दी। इतना बोलकर बहुत सुंदर स्त्री राधा और कलावती के ओर घूर कर देखने लगी। अचानक वह दोनों वहां से गायब हो गए। वह ढेर सारा सोना भी वहां से गायब हो गया। यह देखकर रामू और मंगू बुरी तरह से घबरा गए। मंगू भैया, यह सब क्या हो गया? रामू भैया, लगता है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मंगू ने इतना कहा ही था, तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज टकराई। तुम दोनों की वजह से राज्य और राज्य के वासी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, इसका तुम्हें अंदाजा भी है। मंगू और रामू जैसे ही पीछे पलट कर देखा, एक साधु राजा विक्रम देव के साथ खड़ा हुआ था। क्रोधित भरा नजरों से देख रहा था। राजा विक्रम देव गुस्से से उन दोनों के ओर देखकर बोला, मन तो करता है तुम दोनों का गला इसी समय काट दूं, लेकिन क्या करें, मुझे साधु महाराज ने रोक रखा है। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना राजन, नहीं तो तुम अपने सौतेली माँ को कभी नहीं हरा पाओगे। राजा विक्रम देव गुस्से से साधु के ओर देखकर बोला, लेकिन साधु महाराज, इन दोनों व्यक्तियों ने मेरे सबसे छोटे पुत्र आदित्य का अपहरण किया है और आप कहते हैं कि मैं इन ऐसे ही छोड़ दूं। मत भूलो राजन कि इन दोनों को राजकुमार आदित्य को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
अगर मैं तुम्हें अपने दिव्य दृष्टि से नहीं बताता कि राजकुमार आदित्य का अपहरण किसने किया है, तो तुम कभी नहीं जान पाते। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिसकी वजह से हम सबको परेशान होना पड़े। राजकुमार आदित्य अभी सुरक्षित है, लेकिन वह ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तुम्हारे सौतेली माँ गायत्री ने इस संसार में फिर से वापसी की है, जो कि संसार के लिए बहुत ही घातक है। तभी रामू डरते हुए साधु की ओर देखकर बोला, साधु महाराज, आखिर ये सब क्या रहस्य है? वह सुंदर स्त्री कौन थी जो मेरी और मंगू की पत्नी को लेकर अचानक गायब हो गई? तुम दोनों के मूर्खता की वजह से ही उसकी खोई हुई शक्तियाँ वापस मिल रही है। उसको अपना मकसद पूरा करने के लिए राजा का सबसे छोटा पुत्र, ढेर सारा सोना और 2 लालची स्त्रियों की आवश्यकता थी। अब तुम दोनों मुझे पूरी घटना विस्तार से बताओ। रामू कांपते हुए सारी घटना साधु को बताने लगा। सारी घटना सुनने के बाद साधु उन दोनों की ओर देखकर बोला, कहते हैं कि दुश्मन चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, मगर वह एक ना एक गलती जरूर करता है, और तुम्हारे साथ तेरी माँ गायत्री ने भी एक गलती कर दी। कैसी गलती साधु महाराज? चिल के रूप में गायत्री ने ही हीरा इन दोनों को थमा दिया। वह हीरा कहाँ है? चलो मेरे साथ, आज चंद्र ग्रहण की रात है। इससे पहले कि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए, हमें उस महल के अंदर पहुंचना होगा। कुछ ही देर में वह सब महल के अंदर पहुंच गए। तभी राजा विक्रम देव की नजर 5 वर्ष के राजकुमार पर पड़ी, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। वह चिल राजकुमार को घूर रही थी। राजकुमार के अगल बगल में ढेर सारा सोना भी पड़ा हुआ था, और इस सोने के ढेर पर रामू और मंगू की पत्नी बेहोश पड़ी हुई थी। राजा विक्रम देव अपने पुत्र को और जैसे ही आगे बढ़ा। आगे मत बढ़ाना राजन, वह कोई साधारण चिल नहीं है। तभी वह चिल अपने लाल आंखों से साधु की ओर देखकर बोली, तो तुम यहाँ तक आ गया साधु, लेकिन अब तेरी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होते ही मैं अपनी चोंच से इन सब की आंखें निकाल कर खा जाऊंगी। उसके बाद जादुई तालाब के सोने के किरणों से वापस मैं इंसानी शरीर में आ जाऊंगी। फिर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। साधु चिखते हुए चिल के ओर देखकर बोला, चंद्र ग्रहण होने में अभी कुछ समय बाकी है। गायत्री, तेरी कमजोरी मेरे पास है। इतना बोलकर साधु ने वह हीरा निकाल लिया। साधु के हाथ में हीरा को देखकर गायत्री बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोली, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बुरा इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर बैठता है। मैं जानता हूँ इस हीरे में तेरी जादुई शक्तियाँ हैं, और इसी हीरे में तेरी जान बसती है। बरसों पहले जब मैं तुम्हें चिल के रूप में परिवर्तित किया था, तब मैं इस हीरो को बहुत तलाशा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन आज मुझे 2 मूर्खों से पता चला कि यह हीरा तुमने अपने पेट के अंदर रखा हुआ था। मैं जानता हूँ कि चंद्र ग्रहण के बाद यह हीरा किसी काम का नहीं होगा, लेकिन इस समय हीरा तेरी जान जरूर ले सकता है। तभी वह चील क्रोधित अवस्था में तेजी से उड़ते हुए साधु के पास पहुंचने ही वाली थी। तभी अचानक साधु ने पूरे शक्ति से उस हीरे को जमीन पर पटक दिया। हीरे के चकनाचूर होते ही अचानक उस चील के खांचे उड़ गए और वह सोने वहां से गायब हो गया। कलावती और राधा को होश आ गया। वह दोनों हक्का बक्का नजरों से इधर उधर देखने लगी। राजा विक्रमदेव दौड़ते हुए अपने बेटे आदित्य के पास पहुंच गया। राजा विक्रमदेव ने उन दोनों को क्षमा कर दिया और ढेर सारा सोना दे दिया।